साथियों जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स से हैं और ये स्रावित क्या करती हैं, आज हम उसको बहुत अच्छे से ही पढ़ेंगे। जिसमें से हमने लिखा है बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। बहिर्स्रावी ग्रंथियों में भैया विशेष प्रकार की नलिकाएँ होती हैं और ये नलिकाएँ होती हैं और ये उसी स्थान पे निकालती हैं जहाँ इनका लास्ट होता है, एंडिंग पॉइंट होती है। और ये एंजाइम स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? एंजाइम स्रावित करती हैं और इनका रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये एंजाइम होते हैं और एंजाइम रक्त को क्लॉट कराने में ज़्यादा सहायक होते हैं, तो इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते भैया। क्या रक्त से अटैच नहीं होते हैं। तो आज हम जान लेंगे भैया बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं और कितनी हमारे शरीर में बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला हम आँख से शुरू करते हैं। आँख में भैया क्या लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। ऊपरी साइड में क्या लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाएगी और निचली साइड में माइटोबियम पाई जाएगी। लैक्राइमल ग्रंथि यहाँ पे पाई जाती है बिल्कुल कान के साइड में किनारे में, और जो माइटोबियम है बिल्कुल यहाँ निचली अवस्था में पाई जाती है। अगर हम आपको फिगर से बताएं तो फिगर से ये सपोज दैट ये आपकी आँख है और आँख ये भौहें हैं, तो यहाँ पे क्या आपकी लैक्राइमल ग्रंथि पाई जाएगी और ये निचले वाले में भैया क्या माइटोबियम ग्रंथि पाई जाएगी। जिसमें भैया आंसू जो है अश्रु ग्रंथि यानी लैक्राइमल ग्रंथि, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। क्या लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है आंसू में। आप देखिए जब आप बाइक चला रहे हो, राइडिंग कर रहे हो या साइकिल चला रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो आपके आँखों में कोई भी सूक्ष्म कण या कोई जीव पड़ जाता है, भृंग वगैरह, तो आप देखिए वो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता, मर जाता है। कारण एकमात्र क्या लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम अगर न होता तो वो आपको घातक पहुंचा सकता था, आपकी कार्यों को नष्ट कर सकता था, नष्ट कर सकता था। लेकिन आंसू में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो उसको क्या कर दिया, किल कर दिया। ठीक है। अगला भैया माइटोबियम। माइटोबियम ग्रंथि से एक पीले रंग का एक तैलीय सब्सटेंस होता है। क्या पीले रंग का एक तैलीय सब्सटेंस होता है, जिसे लोग देहात में या गांव में कीचड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कीचड़ कहते हैं। कीचड़ को देखिए आप लोग भैया, वो बहुत ही सहायक है। अगर कीचड़ ना होता तो आप देखिए, आप निकलते हैं, बहुत से लोग हैं नग्न आँखों का यूज करते हैं, यानी चश्मे वगैरह का यूज नहीं करते हैं, तो चल रहे होते हैं तो तमाम प्रकार के धूल कण सूक्ष्म आँख में पड़ते रहते हैं, और आँख में पड़ते रहते हैं तो वो जमते इकट्ठा कहीं, आँख आपको देखने में समस्या हो जाती। लेकिन यही जो माइटोबियम ग्रंथियाँ सक्रिय होती हैं तो कीचड़ का निर्माण करती हैं, और कीचड़ में जो सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं उनको क्या करती है, इकट्ठा कर लेती है। क्या कर लेती है? इकट्ठा कर लेती है, और वो और इस आँख के नाक वाले साइड में, आँख के किनारे में एक स्टोरेज करती नहीं, और आप लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें देखिए आप सो के उठे, बिंदास सो रहे हैं, सुबह उठे तो देखिए आँख वाँख बढ़िया से एकदम चिपक गई है। तो चिपकने का कारण ये जो माइटोबियम ग्रंथियाँ होती हैं ये ज़्यादा सक्रिय होती है। क्या ज़्यादा सक्रिय होती है जब छोटा होता है शिशु। ठीक है। और बुढ़ापे में भी कुछ सक्रिय होती है, लेकिन छोटे से थोड़ा कम होती हैं। ठीक है। और अगला है भैया मुख। मुख में भैया लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती हैं। देखिए बहिर्स्रावी ग्रंथियों में भैया एंजाइम स्रावित होगा, और एंजाइम का किससे, रक्त से कोई अटैचमेंट नहीं होता। आप लार देखिए, लार में कोई वो नहीं निकलता, रक्त निकलता नहीं निकलता। ठीक है। तो भैया लार ग्रंथियाँ भी किसमें, बहिर्स्रावी ग्रंथियों में, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है।
लार में टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम दोनों पाया जाता है। ठीक है, लार टाइलिन क्या करता है? टाइलिन भैया जो खाद्य पदार्थ होता है यानी मंड होता है, स्टार्च होता है, उसको तुरंत तोड़ने का काम करता है। चूँकि स्टार्च जो है एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और जो उसको अपघटित करता है वो साधारण यानी ग्लूकोज वगैरह में क्या कर देता? अपघटित कर देता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा रखा है कि स्टार्च कौन सा सैकेराइड है। ठीक है, तो उसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट वाले में तो और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? जो खाद्य हम खा रहे होते हैं उसमें कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, बासी वगैरह खाना खा लेते हैं, तो बासी में तमाम प्रकार के बैक्टीरिया फंगस वगैरह ग्रो कर जाते हैं, तो वो भैया लाइसोजाइम क्या करता है? उनको सबको क्या कर देता है? किल कर देता है। मारने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम करेगा। अगला है भैया ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी, इसे अंग्रेजी में डिओडेनम कहेंगे। डिओडेनम ये भैया आहार नाल में हमने आपको बहुत बढ़िया से बताया है कि डिओडेनम और क्या अग्नाशय, मतलब डिओडेनम और अग्नाशय और यहाँ पित्ताशय, दो चीज़ से भैया यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है कि भैया पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस कहाँ आके मिलते हैं? डिओडेनम यानी ग्रहणी में मिलते हैं। ये एक यू आकार की संरचना है, क्या? डिओडेनम। ठीक है, और इससे एमाइलेज स्रावित होता है। क्या? एमाइलेज स्रावित होता है। ठीक है, एमाइलेज भी क्या पाचन करने में सहायक है। ठीक है, अगला है भैया क्या? अगला है आपका लीवर, यकृत, इसे बायोलॉजिकल भाषा में हिपैट भी कहते हैं। हिपैट के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और यकृत भैया बहुत महत्वपूर्ण रोल उत्पन्न करता है। बनाता क्या है? पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है भैया? पित्तरस बनाता है। और पित्तरस क्या करता है? पित्तरस बहुत ही आवश्यक है हमारे खाद्य पदार्थों के लिए यानी काइम के लिए। क्या? काइम के लिए बहुत ही उपयोगी है क्या? पित्तरस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडी हो जाता है, तो एसिडी को क्या ख़त्म करने के लिए पित्तरस बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगला है भैया पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय से भैया एक रस निकलता है जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं। और अग्नाशयी रस भैया क्या? अग्नाशयी रस जो होता है वो भैया इसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भैया कार्बोहाइड्रेट, क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तीनों का पाचन करता है। किसका? तीनों का पाचन करने में सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का पाचन करने में सहायक होता है। अगला, और इसे मिक्सचर ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्सचर ग्लैंड की श्रेणी में भी रखा गया है अग्नाशय को, पैंक्रियाज को, क्योंकि ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। हालांकि एंजाइम भी स्रावित करता है इसलिए बहिर्स्रावी में पढ़ लेते हैं, और हार्मोन भी स्रावित करता है इसलिए अंतःस्रावी में भी इसको पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि भैया क्या नियमन का काम करती है। क्या? रेगुलेशन ऑफ सीमेन एंड यूरिन, दोनों का रेगुलेशन करता है और एक सब्सटेंस स्रावित करता है। ठीक है, कौन? प्रोस्टेट। और प्रोस्टेट ग्रंथि में भैया ये जान लीजिए, प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है? इसका रेगुलेशन होता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि कभी कभार क्या हो जाती है? फूल कर बड़ी हो जाती है, तो इसमें भैया पेट में दर्द, हालांकि ये जब एज ज़्यादा बढ़ती है तभी ये सब समस्या उत्पन्न होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कभी किसी किसी में होता, सब में नहीं होगा, किसी किसी में होगा कि ये क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ फूल के बड़ी हो जाती हैं, तो डॉक्टर इसको क्या कर देता? ऑपरेट कर निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन करके क्या कर देता है? निकाल देता है। अगला है भैया काउपर ग्रंथि।
कॉपर ग्रंथि जो होती है नर में पाई जाती है, किसमें भैया, ये नर में पाई जाएगी। और बार्थोलिन ग्रंथियाँ ये मादा में पाई जाएंगी। दोनों एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करते हैं। और बार्थोलिन ग्रंथियाँ जो पाई जाती हैं भैया, ये एक ऐसा सब्सटेंस स्रावित करती हैं, ऑयल और तेलीय सब्सटेंस, जिससे वेजाइनल क्षेत्र क्या होता है, हमेशा गीला बना रहता है। और जो कॉपर ग्रंथियाँ होती है एक सफ़ेद रंग के चिपचिपे पदार्थ को स्रावित करती हैं, कौन, ये कॉपर ग्रंथियाँ। ठीक है, अगला है भैया स्वेद ग्रंथियाँ। स्वेद ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये पसीना स्रावित करती हैं। क्या, पसीने को स्रावित करती हैं। और ये भैया ये जान लीजिए, स्वेद ग्रंथियाँ पसीने को स्रावित करती हैं। और इसमें स्वेद ग्रंथियों में कई ग्रंथियाँ हैं, जैसे स्तन ग्रंथियाँ हैं। स्तन ग्रंथियाँ ही स्वेद ग्रंथियाँ क्या करती, मतलब स्वेद ग्रंथियाँ ही इम्प्रूव कर फूल कर बड़ी हो जाती है, जिसे स्तन ग्रंथियाँ कहते हैं। और स्तन ग्रंथियाँ भैया दुग्ध स्रावित करने में सहायक होती हैं। क्या, दुग्ध स्रावित करने में सहायक होती हैं। अगला है सीबेसियस ग्रंथियाँ, जो सीबम और आइलीय सब्सटेंस को स्रावित करती है। सीबम एवं आइलीय सब्सटेंस को स्रावित करती हैं। अगला है भैया सिरोमिनस, जो भैया बाह्य कर्ण में स्थित होता है। और ये एक मोम के सदृश पदार्थ को स्रावित करती है, जिसे देहात में लोग खूंट कहते हैं। क्या कहते हैं, खूंट निकल गया। ठीक है, और ये भैया सिरोमेन नामक होती है। सिरोमेन नामक पदार्थ होता है जो कान को हमेशा नम और मुलायम बनाए रखता है। क्या, कान को हमेशा नम और मुलायम बनाए रखता है। अगला है मिब्रोमियन ग्रंथियाँ। क्या, मिब्रोमियन ग्रंथियों में क्या होता है, ये बरौनियों के ऊपरी सतह पर एक ऑयली सब्सटेंस स्रावित करते हैं, जिससे हमारी कार्निया हमेशा नम बनी रहती है। अगर कार्निया नम बनी रहेंगी तभी हम देखने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं आँख, हमने पढ़ा रखा ऑलरेडी, आँख में भैया, आँख जब कभी दान कहते नहीं, नेत्र दान करो। क्या, नेत्रदान, महादान, रक्तदान, महादान। ठीक है, तो कन्यादान, सब महादान ही है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नेत्रदान है, नेत्रदान में कार्निया का ही हम क्या करते हैं, दान करते हैं। किसका, कार्निया का ही हम क्या करते हैं, दान करते हैं। अगला है भैया मूलाधार ग्रंथियाँ। क्या, मूलाधार ग्रंथियाँ जननांगों के पास पाई जाती हैं। और ये कंटिन्यूटी मतलब हमेशा क्या करती हैं, सक्रिय रहती हैं। और एक पानी जैसा गंध युक्त पदार्थ स्रावित करती हैं। और पानी जैसा होता है, जो विशेष प्रकार का गंध होता है। और ये लैंगिक आकर्षण के लिए सहायक होती है। किसके लिए, लैंगिक आकर्षण के लिए भैया सहायक होती हैं। तो ये भैया किस में पाई जाती हैं, इतनी ग्रंथियां हैं। आँख में, मुख, ग्रहणी, लीवर, अग्नाशय, प्रोस्टेट, कॉपर, स्वेद में क्या, इतनी चार ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी स्वेद में, स्तन, सीबेसियस, सिरोमिनस और मिब्रोमियन, ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मूलाधार ग्रंथियां। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो बहिर्स्रावी हैं। और बहिर्स्रावी ग्रंथियां उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।